के लिए बना आहत कर गया। ठगों ने जो नंबर यूज किए हैं ठगी करने के लिए, उन सभी में अगर एक से ज़्यादा बार सेम नंबर से शिकायत आती है तो हम उन नंबर्स को ब्लॉक कराते हैं। कहीं डिजिटल डाका, कहीं एंटी सोशल धमाका। ये फ्रेंड तो फ्रॉड निकला। सबसे पहले 155260 पे अगर टाइमली कॉल किया जा सके तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपकी एफआईआर भी हमारे मार्फत लॉन्च हो जाएगी, वो अमाउंट भी ब्लॉक किया जाएगा। इंटरनेट का जंजाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो ये दिलचस्प खबर हमने आपको दिखाई थी डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर। जयपुर पुलिस का ये नवाचार डिजिटल फ्रॉड्स को काबू कर रहा है। भले ही इसकी कामयाबी का या यूं कह लीजिए कि इफेक्टिविटी का प्रतिशत बहुत ना हो, लेकिन इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी इसी दुनिया में एक ऐसी असुरक्षित दुनिया से घिरे हुए हैं जिसमें हमारा पैसा टका, मान प्रतिष्ठा, रिश्ते नाते सब कुछ 24 घंटे दांव पर लगा हुआ होता है। बैंक अकाउंट से ठगी के जरिए पैसा लूटने से आगे डिजिटल वर्ल्ड के हमारे वर्ल्ड पर हावी होने के साथ ही हमारे बारे में एक झूठी सूचना या कोई डॉक्टर्ड पिक्चर हमारा जीना मुहाल कर सकती है। इस सब की रोकथाम के लिए कानून हैं, लेकिन उनके जरिए कितनी रोकथाम हो रही है, हो पाती है, हम सब जानते हैं। कोई परीक्षा का आयोजन हो या कानून व्यवस्था का कोई छोटा मोटा मामला पैदा हो जाए, सबसे पहले नेट को बंद करना पड़ता है। सामाजिक पहलू और भी चिंताजनक हैं। सोशल मीडिया हंसी भी बांटता है तो निराशा भी, गुस्सा भी परोसता है तो प्यार भी, और नफरत भी, और हाँ, सेक्स का तो खुला आसमान है ही। ऐसे में अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर बिताने वाला इस दौर का आदमी अनजाने या अनचाहे किन शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दावत दे रहा है, उसको खुद पता नहीं है। आज प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे इस पर। सवाल होंगे कि डिजिटल खतरों से निपटने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम कब? स्थिति संवेदनशील हुई तो आखिर नेटबंदी से कब तक काम चलाते रहेंगे? सोशल मीडिया के अनसोशल पहलू से बचाव कितना और कैसे मुमकिन? चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अनिल गोठवाल साहब हैं, आप रिटायर्ड आईपीएस हैं। डॉक्टर कामिनी लड्ढा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और राजशेखर राजहरिया जी हैं, आप साइबर सुरक्षा के विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। गोठवाल साहब, पहले आपके पास आता हूं। जो ही कोई बैंक फ्रॉड होता है तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो जितना समझता है उतना समझता है, उसके बाद वो कॉल सेंटर में फ़ोन करता है, वहाँ से उसको जितना कॉपरेशन मिलता है और वहाँ वाले लोग जितना समझते हैं उतना समझते हैं, आखिरकार पहुँचता है थाने में, पुलिस के पास, और पुलिस को बताता है कि साहब ये हो गया, बचाइए, जितना हो सकता है उतना तुम्हारी सुरक्षा करिए। और वहाँ जो आदमी बैठा हुआ होता है वो आमतौर पर तो ABCD भी नहीं जानता कि किस तरह से साइबर फ्रॉड होते हैं, डिजिटल फ्रॉड होते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको ईमानदारी से कि हमारे पुलिसिंग सिस्टम को इस मोर्चे पर अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? गोठवाल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा साहब। हमारे इस बारे में अभी तक तो विचार ही नहीं आया है। हमने एक प्रस्ताव दिया था 2 साल पहले कि आप अब जो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है इसमें टेक्निकल कहीं ना कहीं एस्पेक्ट से कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को भर्ती कीजिए और परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। इसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं गया। ना बाबू भर्ती हो रहे हैं, ना कंप्यूटर एक्सपर्ट भर्ती हो रहे हैं, ना कांस्टेबल जो है एक प्रत्येक थाने पे इस तरह का एक असिस्टेंस जो दे सकता हो इसको नेट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में जो भी असिस्टेंट मिल सकती है वो नहीं मिलती है। यहाँ जयपुर में थाना खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के उसके पैसे चले गए, थाने पे ये बताया जाता है कि आप बैंक के अंदर लेके और आप रिपोर्ट करिए। बैंक पे जाता है वो पीड़ित व्यक्ति, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आप थाने पे जाके रिपोर्ट कराइए, उसके बाद मैं ब्लॉक कराऊंगा। कई बार तो उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता कि मैं कौन से नंबर पे जाके ब्लॉक कराऊं। ये बात बिल्कुल सही है। और एक हमने मैं तो ये आपने जब पूछा स्पष्ट रूप से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अभी तक प्रिपेयर नहीं है, ना मेंटल है, ना किसी टेक्निकल एक्सपर्ट। 5 लाख से ऊपर का कोई मामला आया है तो एक हमारा जो साइबर थाना बना है उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करके और कार्रवाई करते हैं। और उसमें भी क्योंकि ये फ्रॉड हो रहा है या नहीं, राजस्थान से बाहर, बिहार में, झारखंड में या वेस्ट बंगाल में, वहाँ जाती है पुलिस तो कई दफ़े खाली हाथ आती है, मिलता नहीं है।
तो ये जो है एक हमारी एक वेदना है। और चूंकि इसके अंदर अब एक्सपर्ट्स भी हमारे आईपीएस नए नए आए हैं, उनका भी सजेशंस है। गर्ग साहब डीजी रहे थे, उन्होंने खूब प्रयास किए लेकिन भर्ती नाम पे कुछ भी नहीं किया। आप जैसे आपने आज एक्सपर्ट बुलाए हैं, इनको ये कुछ हमारे मदद कर देते हैं तो हम उसके सहारे आगे बढ़ जाते हैं। अब दिक्कत यही है कोटवाल साहब कि मदद जिनसे अपेक्षा है वो खुद मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। अब कोई ऑफिसर दिगंत आनंद साहब का ये जहाँ से ये बात शुरू हुई थी बहुत बेहतर कोशिश की गई, लेकिन सवाल आकर वहाँ ठहरता है कि आप कह रहे हैं कंप्यूटर के जो लोग हैं उनकी भर्ती की जाए। हमारे साथ राजहरिया जी भी जुड़ रहे हैं ना। राजशेखर जी, जिस लेवल के फ्रॉड होते हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनकी तोड़ निकालने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़े लिखे, जो टेक्निकली बहुत एक्सपर्ट हैं, टेक्नो सेवी लोग हैं, जो IITians हैं, उनकी ज़रूरत है, जिनको वहाँ से निकलने से पहले अच्छी कंपनियाँ लाखों रुपए के पैकेज दे देती है। राजस्थान पुलिस अगर उनको ऑफर करेगी तो 20,000 25,000 रुपये की नौकरी ऑफर करेगी और उसमें फिर 24 घंटे की ड्यूटी और पुलिस के साथ जो जो होता है वो सब। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी पुलिस राजस्थान की हो, किसी भी स्टेट की हो, पूरे हिंदुस्तान में एक हाल है, क्या हमारी पुलिस ने इस दिशा में सोचना शुरू किया? आपको ऐसा लगता है कि हम उन लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि आने वाले वक्त में क्राइम का यही सेट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है? राजशेखर जी, क्राइम तो साइबर क्राइम पे बढ़ना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो एक्सपर्ट हैं बाहर के अगर पुलिस के अंदर आना चाहते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जो इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ ठीक है मैं पुलिस में जाके क्या कर सकता हूँ। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे पुलिस में इंटरनल सिस्टम भी ऐसा होता है कि आप जो चाहो वो चीजें आप नहीं कर सकते हो, आपको एक थोड़ा बंद के काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ जहां पुलिस की बात है तो पुलिस के साथ एक सबसे अच्छा ऑप्शन, पुलिस में भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं आज के दिन, जो कांस्टेबल भर्ती होते हैं, जो एसआई आए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आईटी में काफी अच्छे एक्सपर्ट हैं, जो बीसी या फिर अच्छी डिग्री लेके हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है। तो बेटर है पुलिस में ही जो पहले से भर्ती लोग हैं उनका एग्जाम लेके या फिर उन्हीं से जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है उनको आगे लेके आया जाए। अब होता ये है कि जो लोग पहले से 10 साल से एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों से ये काम करवाया जाता है, ना कि जो नए लोग हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जो सीखना चाहते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता। बहुत कम उनको मौका मिलता है इन चीजों का। उन लोगों को फील्ड के अंदर भेज दिया जाता है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा लैक आ जाता है। सही बात है। अब देखिए इस बात यह है कि पुलिस की वर्दी के रौब के अलावा बाकी सारी वो खामियां, वो कमियां हैं पुलिस की नौकरी में, जिनसे आदमी आज ही जाता है। अनिल कोटवाल साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं इस बात को। लेकिन अब जो है सो है। जयपुर में साइबर थाने की आपने बात कही, मुझे नहीं लगता कि वहाँ 1 दर्जन भर लोगों की भी नफरी होगी। जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि 10 आदमी वहाँ अधिकतम काम कर रहे हैं। जो इतना बड़ा जो साइबर फ्रॉड्स का, डिजिटल फ्रॉड्स का काम है उसको संभाल रहे हैं वो लोग। कितना संभाल पा रहे होंगे हम सब समझ सकते हैं। लेकिन जो है सो है। ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट करेंगे राजशेखर जी? बैंक में पैसा रखो तो दिक्कत है, आपका पैसा काम ही नहीं आ रहा, वहाँ से कोई लूट ले जाएगा, डिजिटल फ्रॉड हो जाएंगे आपके साथ। बैंक से पैसा निकालो, किस काम के लिए निकाला, जानकारी दो, जवाब दो। अगर घर में लाकर रखना चाहो सुरक्षित तो। कैश को लेकर घर में रख नहीं सकते। डिमोनेटाइजेशन का अभी ताज़ा अनुभव रहा है, आदमी वैसे ही डरा हुआ है कि पैसा पता नहीं कब नोटबंदी जैसा कुछ और हो जाए। तो ऐसी स्थिति में करो क्या, समझ में नहीं आता आम आदमी को। तो आप जैसे एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं राजशेखर जी। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट भी एक तरफ जहां लोगों को सिखाना चाह रही है कि आप अपना 2FA इनेबल करके रखें, अदर चीजें इनेबल करके रखें, लेकिन ये जो ऑनलाइन ठग लोग हैं ये भी एक कदम आगे चलते रहते हैं। मतलब ये लोग आज के दिन उन लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे गांव हो गया या फिर कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन हो गए, इन लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता। दिन में अगर ये लोग 100 कॉल करते हैं तो 100 में से 3 लोग इजीली फंस जाते हैं उसके अंदर। तो आप लोगों को कितना ही एजुकेट कर दो, ये लोग, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। हमें अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जहां से ठगी होती है, जैसे पहले बिहार में आपका जामतारा इधर सबसे ज्यादा होता था, अब ये सारा राजस्थान के अपने भरतपुर इस साइड में बहुत ज्यादा होने लग गया। तो फील्ड में भी काम करने की जरूरत है और पुलिस में सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि जो लोकल वहाँ की पुलिस है वही उसको पनपने ही ना दे, वो उसको स्ट्रॉन्ग ना होने दे। अदर कंपनीज भी इसमें सपोर्ट करें कि अगर बिना KYC के अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है तो उसको विड्रॉ ना करने दे कम से कम 2 या 4 घंटे तक, ताकि अगर कोई कंप्लेंट आए तो वो पैसा रोका जा सके। लेकिन होता ये कि बिना KYC के अकाउंट से भी पैसा विड्रॉ हो जाता है, दूसरे अकाउंट में चला जाता है, पुलिस जब तक ब्लॉक करवाती है तब तक पैसा निकल चुका होता है।
तो आम आदमी को तो मेरे हिसाब से उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए कि एक बार उनके साथ अगर ठगी हो गई तो उनका पैसा आएगा। बिल्कुल। केवल 2 से 3% केस में वापस आता है। और वो 2 से 3% केस में कौन लोग होते हैं पीड़ित, वो हम सब जानते हैं, उसके ऊपर मैं आता हूँ। लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड का, सोशल मीडिया का जो संसार है, इसका दूसरा पहलू थोड़ा सा सामाजिक, थोड़ा सा परिवार से, थोड़ा सा हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, जिस पर मैं चंद्रकांत जी आपसे सवाल करता हूँ कि ज़रूरी भी है इस दुनिया से जुड़े रहना और जोखिम भरा भी है। और जब सवाल उठाए जाते हैं कि साहब परेशानी है, इससे तो 10 तरह के नुकसान हो रहे हैं, सोशल जो आदमी का ताना बाना है वो भी ख़राब हो रहा है, आदमी की सेहत भी ख़राब हो रही है, आदमी की दिमागी सेहत भी ख़राब हो रही है, सारे नुकसान ही नुकसान हैं और फ़ायदे भी हैं। तो फिर बीच का रास्ता और व्यवहारिक रास्ता निकालने की बात कही जाती है, जो कि मुझे व्यवहारिक नहीं लगता। आपके सामने जब इस तरह की चीज़ आती है जो आपका ध्यान खींचती है, तो आप उसकी तरफ जाते ही जाते हैं सब कुछ भूल कर। तो फिर क्या रास्ता निकले चंद्रकांत जी? देखिए सब बात ऐसी है कि सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात यहाँ हम कर रहे हैं। सो ये वैसा ही है जैसे देखिए सोशल मीडिया को जब शुरू किया गया था तो बहुत पॉजिटिव थॉट से शुरू किया गया था और इसको लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से चाकू जब बना था तो सब्जी वगैरह काटने उस पर्पज से बना था, लेकिन वही चाकू यूज करके मर्डर भी होते हैं। तो ये चाकू की गलती नहीं है, ये एक्चुअली उस व्यक्ति की या तो जानकारी कम होना या उसका थॉट प्रोसेस है, विचार है, जिस तरह से उसको यूज कर रहा है। डेफिनेट बात है, जैसा आपने कहा कि वो अट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, आप हर जगह लोगों से इजीली पहुंच पाते हैं, फैमिली से कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, नेम फेम मनी और अर्निंग ये सब कुछ भी इसके थ्रू सेट हो पाता है। लेकिन ये वैसा ही है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा और खुद को अवेयर होना पड़ेगा। अभी राजशेखर जी जैसा कह रहे थे कि हमारा एक सिस्टम बहुत फुल प्रूफ होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस और खुद की इंफॉर्मेशन, खुद को बचाने का तरीका, वो खुद को सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। डॉक्टर कामिनी लड्ढा जी, चंद्रकांत जी ने चाकू का उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि चाकू से मर्डर भी हो सकता है, चाकू से सब्जी काटी जानी चाहिए बेसिकली तो। लेकिन सवाल यहाँ ये भी आता है कि चाकू हमारे हाथ में तब एक्सपेक्ट करते हैं हम जब ये जान चुके होते हैं कि ये सब्जी काटने के लिए होता है, ये मर्डर करने के लिए नहीं होता है। ये सोशल मीडिया का चाकू तो बच्चे के हाथ में है और पिछले 1.5 साल से तो मजबूरी में है, उसको देना ही पड़ेगा आपको। आप लाख चाहते हो कि उस बच्चे के हाथ में नहीं दिया जाए, लेकिन उसको देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप इस बात को या तो चौकीदार बन के बैठे रहें, देखते रहें लगातार क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, जो संभव नहीं है, और या फिर आप इस जोखिम की तरफ एक कदम बढ़ा दें। डॉक्टर कामिनी लड्ढा जी। सर देखिए, ऐसा है कि ये नई तकनीकें, जो भी टेक्निक्स नई आई हैं, ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम इनको अपनाएंगे नहीं, हम जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। पर सर जहाँ तक अपन साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं या हम सोशल मीडिया की बात करें, यहाँ जो सबसे पहला कॉज या साइकोलॉजी जो है वो है, सबसे पहला कॉज होता है लालच। कई बार लोगों को लगता है जैसे पढ़े लिखे समझदार आज की यूथ के लोग भी फंस जाते हैं। वो कैसे कि जैसे उनको कोई ऑनलाइन ऑफर मिल गया कि हम आपको अमेरिका की कंपनी में जॉब कराएंगे, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, और उनको लगता है कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करें, इतने जूते रगड़े, जैसा कि अभी सर ने कहा कि पुलिस की नौकरी 25,000 की होती है और उसमें 24 घंटे काम करना है और वहाँ घर बैठ के ही काम करना है। अब दोस्तों के बीच में अपनी धाक जमा सकते हैं, इस तरह की एक साइकोलॉजी आ जाती है कि आराम से घर पे बैठ के भी काम हो सकता है और पैसा भी कमाया जा सकता है, और उस चक्कर में वो फंसते जाते हैं आगे से आगे कि आप यहाँ पर जाएंगे, आपको इस फॉर्म के इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे देने, ये सारी साइकोलॉजी। उसके अलावा अगर अपन बैंकिंग वगैरह की बात करें तो लोग जो है वो अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी फंस जाते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं है KYC बनानी है। अच्छा, बच्चों की अगर अपन बात करें तो बच्चों पे हम 24 घंटे की नजर नहीं रख सकते हैं, मगर ये हम जरूर कर सकते हैं कि वो अपने एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन करे। बट सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब कुछ खुला है, हम कैटेगराइज नहीं कर सकते उनको क्या देखना है, उनको क्या नहीं देखना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों में अभी से ऐसी भावनाएं पैदा हो गई हैं, वो कुंठित हो गए हैं, अभी से बच्चों में डिप्रेशन आने लग गया है, क्योंकि इतने कंटिन्यूस आप देखेंगे कि रील्स चलती रहती हैं और उसमें कोई बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, कोई कैसे भी नाच रहा है, घर में होने वाली रोजमर्रा की चीजों को भी लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और ऐसे वीडियो वायरल भी हो जाते हैं और आप देखिए उनको लाखों व्यूज भी मिल जाते हैं। तो हर और बच्चों का मनोविज्ञान तो इतना प्रभावित हो रहा है कामिनी जी इससे
छोटे छोटे बच्चे इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे वीडियो पर कितने लाइक्स आ गए, मेरे वीडियो को कितने लोगों ने देखा, कितने व्यूज आ गए, कितने लोग शेयर हो गए इसके, फर्क पड़ता है जिनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है लाइक से, शेयर से। ये, और अगर कोई फेमस हो रहा है तो उसको इतना प्रभाव पड़ रहा है कि उसको फिर हर जगह फेमस होना है, और वो भी बिना एफर्ट्स के। बात ये तो नहीं ये है बेहद कि बेहद चिंता की और बहुत सावधानी से चलने की बात है, जैसा कि तलवार की धार की बात आपने कही चंद्रकांत शर्मा जी। बिल्कुल। राजशेखर जी देखिए, एक चीज समझ में नहीं आती, जब कोई बैंक फ्रॉड होता है तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसकी नासमझी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, पुलिस की अयोग्यता को या फिर पुलिस की निष्क्रियता को, पुलिस के अनबनेपन को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। बैंकों को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है कि आप जब तमाम तरह की कवायद करते हैं, KYC, AYC, सारे YC आपको चाहिए, तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते? आज किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट, थंब इंप्रेशन नहीं लगाते हैं तब तक वो नहीं खुलता। आपके इतने सारे इंतजाम हैं कि आपके फेस डिटेक्शन के बिना आपके फ़ोन्स नहीं खुलते। तो क्या इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं की जा सकती कि जिस व्यक्ति का खाता है वो जब तक अपने ये इस तरह से उसको अनलॉक नहीं करेगा तब तक उसके खाते को कोई छू नहीं सकता? क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या आप एक्सपर्ट हैं चूंकि इसके? सर, ये चीजें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, काफी इजी चीजें हैं, बट ये है कि हाँ, इसके अंदर बैंक्स को या फिर बैंक की जो टेक्निकल टीम है उसको कुछ ज्यादा टीम लगाना पड़ेगा, छोटा और इन्वेस्टमेंट होगा। बट आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइन ना होने के कारण बैंक भी इस तरफ आगे नहीं जाते हैं। अगर आप आज के दिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें कि ठगी किस तरीके से ईजी हो सकती है, तो सारे के सारे बैंक आज के दिन व्हाट्सएप बैंकिंग के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपका फोन भी चोरी हो जाता है, किसी ने आपका व्हाट्सएप भी ओपन कर लिया, तो अगर आपका HDFC बैंक है, जो भी बैंक है उसमें अकाउंट है, आप हाई लिख के बैंक का नाम लिखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को तो आप भूल ही जाइए, जब तक आरबीआई इनके लिए गाइडलाइन नहीं बनाएगा कि किसके साथ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर वहीं हम पेमेंट गेटवे वगैरह या फिर ये पेटीएम जो ये हैं, इनकी तरफ जाएं तो ये लोग भी ऐसा ही करते हैं, बिना KYC के अकाउंट पे भी आप सबसे ज्यादा फ्रॉड चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मोबाइल की बात करें तो आप ये मानिए कि अगर आपके फोन के अंदर पेटीएम चल रहा है और 2-3 महीने बाद में आपने वो सिम यूज करना छोड़ दिया, उसके बाद में वही मोबाइल कंपनी आपका वही सिम किसी दूसरे जगह इंसान चला को दे। जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ चला गया आपका उसके साथ, अगर कोई सामने वाला आदमी तेज तर्रार है तो। चंद्रकांत जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बातें होकर रह जाती हैं। हिंदुस्तान में बताते हैं, ऐसे जुमले आते हैं, सुनने को मिलते हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास तो स्मार्टफोन है और 1 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। समझ सकते हैं ना इसका मतलब हम लोग? क्यों नहीं हो सकता ऐसा जो मैंने अभी सुझाव दिया कि हम इन चीज़ों को, जो बायोमेट्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल कंपलसरी कर दें बैंक अकाउंट के लिए, या जो आप सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मेल आपने आईडी बनाई और ठोका उसको और हो गए आप सोशल मीडिया पर आ गए। ऐसा क्यों? हम आधार कार्ड को क्यों नहीं उसके लिए ज़रूरी कर दें, ताकि अनिल कोटवाल जी को नेटबंदी नहीं करनी पड़े कि कोई कौन अफवाह फैला रहा है उस तक तो पहुँच सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल करना चाहिए ताकि ट्रैकिंग ईजी रहे और कहाँ से उसका इनिशिएशन हुआ है उसको इजीली बैक ट्रैक करके जाया जा सके। मेरे को नहीं लगता कि ये जो सामंजस्य है कोई मुश्किल चीज है, जैसे राजशेखर जी भी अभी कह रहे थे। सो दिस शुड डेफिनेटली बी डन। आई बिलीव इट इज ईजियर, आसानी रहेगी पुलिस को भी बहुत ज्यादा ट्रैक करने में, और जो इसके बारे में सोच रहे हैं ऐसा करने की, जिनका थॉट वैसा है, वो भी एक बार रुकेंगे इसको करके। ठीक है, अनिल कोटवाल साहब, क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या मतलब क्या दुआ करनी चाहिए कि बड़े लोगों के साथ ज्यादा फ्रॉड हो, नेताओं के साथ हो, जो नीति निर्धारक हैं उनके साथ हो, अफसरों के साथ हो, जैसे जामताड़ा में भी हुआ था, 2 दिन के अंदर अंदर किसी IPS के साथ फ्रॉड हुआ तो रिकवरी हो गई, उन लोगों के साथ हो तो शायद कोई इस दिशा में सोचे, तो शायद इस मामले में कुछ कार्रवाई हो। क्यों कोटवाल साहब? नहीं, इसके अंदर मैं गहराई में गया था, एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, और इतना सा है कि ये इंश्योरेंस कंपनियां, मतलब बैंक भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो ये जो पैसा बैंक का लग रहा है ये नहीं लग रहा है, ये इंश्योर्ड मनी से ये पे कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बैंक का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हाँ, इसलिए वो भी निश्चिंत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। समय खत्म हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।